नमस्कार एस्पिरेंट्स, अध्ययनम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस खास आंसर राइटिंग सेशन में हम भारतीय संविधान के भाग 9 का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या पीसीएसजे जैसी मुख्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि ये टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये पूरी तरह से अध्ययनम का एक एक्सक्लूसिव कंटेंट है और हाँ, अपनी तैयारी को और धारदार बनाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.adhyanam.co.in पर भी ज़रूर विजिट करें। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस बेहतरीन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अब किसी भी मेंस एग्जाम में टॉप स्कोर करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? सही स्ट्रक्चर। तो आज का हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके संवैधानिक आधार की, फिर चुनावों पर चर्चा करेंगे, इसके बाद सामाजिक न्याय, शक्तियों का हस्तांतरण, वित्तीय स्वायत्तता और आखिर में ग्राउंड रियलिटी यानी प्रॉक्सी नेतृत्व को समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले खंड की तरफ, संवैधानिक आधार और संरचना। यहाँ हम समझेंगे कि 1992 का 73वां संविधान संशोधन आखिर क्यों एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था जिसने ग्रामीण प्रशासन को सिर्फ एक नीति से बदलकर एक संवैधानिक जरूरत बना दिया। स्थानीय शासन का यह सफर काफी दिलचस्प है। देखिए, 1992 से पहले पंचायती राज का जिक्र सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 40 में था, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। ये एक ऐसा लक्ष्य था जिसे हमें पाना था। लेकिन असली बदलाव आया 1992 में, जब 73वां संशोधन अधिनियम पारित हुआ। और 24 अप्रैल 1993 को जैसे ही यह लागू हुआ, ये महज एक कागजी बात नहीं रही, बल्कि एक ठोस हकीकत बन गया। यही वजह है कि 24 अप्रैल का दिन हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जरा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। अनुच्छेद 243B एक बहुत ही स्पष्ट त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाता है। एकदम बुनियादी स्तर पर है आपकी ग्राम पंचायत, बीच में यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला स्तर पर आती है जिला परिषद। हाँ, यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी अपवाद है। अगर किसी राज्य की आबादी 20 लाख से कम है तो वहाँ बीच वाले स्तर यानी पंचायत समिति का होना अनिवार्य नहीं है। ये पॉइंट एग्जाम में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इस पूरी संरचना की जो असली नींव है वो है ग्राम सभा, जिसे अनुच्छेद 243A के तहत परिभाषित किया गया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है, बल्कि एक सहभागी सभा है। मतलब गांव की वोटर लिस्ट में जिसका भी नाम है वो इसका सदस्य है। ग्राम सभा एक तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बजट पास करना हो या फिर योजनाओं का सोशल ऑडिट करना हो, ये काम ग्राम सभा का ही है। स्ट्रक्चर समझने के बाद अब आते हैं दूसरे खंड पर, चुनाव और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व। आखिर संविधान ने ऐसा क्या किया है जिससे ये पंचायतें जवाबदेह बनी रहें? अगर आप अपने आंसर में पंचायती राज की आज़ादी और स्थिरता की बात कर रहे हैं तो इन अनुच्छेदों का जिक्र करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अनुच्छेद 243C कहता है कि चुनाव सीधे जनता द्वारा होंगे। अनुच्छेद 243E इन्हें पूरे 5 साल का कार्यकाल देता है, ऐसा नहीं कि कभी भी भंग कर दिया जाए। चुनाव निष्पक्ष हों, इसके लिए अनुच्छेद 243 के राज्य चुनाव आयोग बनाता है। और सबसे खास अनुच्छेद 243O जो इन चुनावी मामलों में अदालतों के दखल पर रोक लगाता है, ताकि प्रक्रिया बिना किसी अड़चन के चलती रहे। अब पीसीएसजे या यूपीएससी के आंसर को एक आम आंसर से अलग क्या बनाता है? ऐतिहासिक फैसले। किशन सिंह तोमर केस 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि समय पे चुनाव कराना आपकी संवैधानिक मजबूरी है, आप इसे टाल नहीं सकते। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रधान संघ केस ने चुनाव में अदालती दखल को रोका। और जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 का फैसला भी बहुत अहम है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की शर्त लगाना जनहित में पूरी तरह से वैध है। इन केस लॉज को अपने आंसर में जरूर इस्तेमाल करें। चुनावों की बात तो हो गई, अब हम तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं, सामाजिक न्याय। आइए देखते हैं कि कैसे संविधान का भाग 9 सामाजिक समानता को सीधा प्रशासन के साथ जोड़ता है। 33.3%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। अनुच्छेद 243D पंचायत के हर स्तर पर यह तय करता है कि कुल सीटों और अध्यक्ष पदों में से कम 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ये एक सख्त नियम है। इसके साथ ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण का साफ प्रावधान इसमें किया गया है।
और अगर आप सोच रहे हैं कि इस नियम का क्या असर हुआ, तो जरा इन आंकड़ों को देखिए। आज हमारे देश में 14.5 लाख से ज्यादा महिलाएं पंचायतों में निर्वाचित पदों पर बैठी हैं। ये सभी स्थानीय प्रतिनिधियों का लगभग 46% है। और तो और 21 से भी ज्यादा राज्यों ने तो एक कदम आगे बढ़कर महिलाओं के इस आरक्षण को 50% तक बढ़ा दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रतिनिधित्व तो मिल गया, लेकिन अब हमारे चौथे खंड में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है। सवाल ये है कि इन नवगठित निकायों के पास असल में पावर कितनी है। इसके लिए आपको देखना होगा अनुच्छेद 243G, जिसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें कुल 29 विषय हैं, जैसे कृषि, ग्रामीण आवास, पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। सिर्फ लिस्ट में विषय डाल देने से कुछ नहीं होता। असली डिसेंट्रलाइजेशन तब होगा जब राज्य सरकारें वाकई में ये जिम्मेदारियां और शक्तियां पंचायतों को सौंपेंगी। इस बात को मद्रास हाईकोर्ट ने के कृष्णन मामले में बहुत ही सटीकता से पकड़ा था। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को ये शक्तियां हस्तांतरित करनी ही चाहिए। अब देखिए, ये कोटेशन उस टकराव को बहुत अच्छे से दिखाता है, जहां एक तरफ हमारा संविधान स्वशासन चाहता है और दूसरी तरफ राज्य सरकारें अपनी सत्ता बांटने से हिचकिचाती हैं। अब आते हैं 5वें खंड पर। हम सब जानते हैं कि बिना पैसे के कोई पावर काम नहीं आती। तो चलिए वित्तीय स्वायत्तता की बात करते हैं। पंचायतों के पास पैसे कहाँ से आएंगे? इसके लिए अनुच्छेद 243H एक पूरा फ्रेमवर्क देता है। इसमें 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला, पंचायतों को लोकल टैक्स और टोल वसूलने का अधिकार दिया जा सकता है। दूसरा, राज्य जो टैक्स वसूलता है उसमें से एक हिस्सा पंचायतों को दिया जा सकता है। और तीसरा, राज्य की संचित निधि से सीधे सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स दिए जा सकते हैं। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अनुच्छेद 243I साफ तौर पर कहता है कि हर 5 साल में राज्यपाल एक राज्य वित्त आयोग बनाएंगे। ये संवैधानिक जरूरत है। लेकिन अगर हम शंकर IAS के सोर्सेज और जमीनी हकीकत को देखें, तो राज्य अक्सर इन आयोगों को बनाने में बहुत देरी करते हैं या बनाते ही नहीं हैं। अब आप ही सोचिए, जब पैसे की बात तय करने वाला आयोग ही नहीं होगा, तो पंचायतें स्वतंत्र रूप से काम कैसे करेंगी? और अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी खंड पर पहुंच गए हैं, प्रॉक्सी नेतृत्व। मीन्स के आंसर में जब तक आप ग्राउंड रियलिटी को शामिल नहीं करते, आपका आंसर अधूरा है। यहाँ आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या महज कागजों पर सीट रिजर्व कर देने से किसी महिला को जमीनी स्तर पर सच में प्रशासनिक ताकत मिल जाती है? ये सवाल हमें कागजी वादों और जमीनी सच्चाई के बीच की एक बहुत गहरी खाई की तरफ ले जाता है। इसी खाई में जन्म होता है सरपंच पति या मुखिया पति जैसी प्रथाओं का। ये एक ऐसी जमीनी हकीकत है जहां महिला आधिकारिक तौर पर चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन उसका काम पंचायतों के फंड्स, मीटिंग्स और असली ताकत का इस्तेमाल उसका पति या घर का कोई और पुरुष करता है। महिला प्रतिनिधि सिर्फ नाम की रह जाती है और उसे हाशिए पर धकेल दिया जाता है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। पंचायती राज मंत्रालय की अपनी सलाहकार समिति के डेटा को देखिए। बिहार के कुछ क्षेत्रों में ये पाया गया कि लगभग 60% मामलों में प्रॉक्सी नेतृत्व चल रहा है, यानी 100 में से 60 जगहों पर महिलाएं सिर्फ नाम की प्रतिनिधि हैं। केवल 40% महिलाएं ही असल में सक्रिय रूप से नेतृत्व कर पा रही हैं। ये डेटा इस समस्या की गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। तो समाधान क्या है? एग्जाम में वे फॉरवर्ड लिखना बहुत जरूरी है। सुशील कुमार समिति ने कुछ बहुत ही शानदार सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी हस्तक्षेप को कानूनी तौर पर पूरी तरह बैन किया जाना चाहिए। इसके अलावा चुनी हुई महिलाओं के लिए खास ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण कार्यक्रम हो, उनके लिए मेंटरशिप नेटवर्क बने और पारदर्शिता लाने के लिए ग्राम सभा की बैठकों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। इन सभी बातों को अगर हम समेटें तो हमारा निष्कर्ष बहुत ही साफ है। अगर हमें भारत में पंचायती राज के असली विजन को सच करना है, तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना देना काफी नहीं है। हमें अपनी प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करना होगा, राज्य वित्त आयोगों के जरिए समय पर वित्तीय मदद पहुंचानी होगी और सबसे बढ़कर इस छद्म नेतृत्व को खत्म करके महिलाओं को वास्तविक शक्ति देनी होगी। यही एक आदर्श आंसर का कोर है। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं कि आने वाले समय में ऐसे कौन से सुधार हो सकते हैं जो संविधान के वादों और गांव की सच्चाई के बीच के इस फासले को मिटा सकें। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।
अध्ययनम के इस उत्तर लेखन सत्र का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए अध्ययनम को सब्सक्राइब करना न भूलें और ढेरों वैल्यूएबल कंटेंट के लिए www.adhyanam.co.in पर जरूर जाएं। हम मिलेंगे आपसे अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।